हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको होम साइंस का चौथा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराने वाले हैं। तो जो बच्चे काफ़ी दिनों से होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी किस लेवल तक की हो चुके हैं, कहाँ तक उन्होंने अपनी तैयारी को कर लिया है, इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चनों का रिवाइज यहाँ पर करा रहे हैं। आज की क्लास में भी हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली तो उसने कितनी दूरी तय की। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैथ यहाँ पर लगानी पड़ेगी और आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आपको कार द्वारा चली गई दूरी, जिसमें आपको पहले घंटे की चाल और दूसरे घंटे की चाल और तीसरे घंटे की चाल आपको यहाँ पर प्लस करना होगा और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। 137.23 किलोमीटर की इसने दूरी तय की। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर अगर देखें, खाली स्थान या जमीन का उपयोग सार्वजनिक या निजी संस्थाओं द्वारा उद्यान बनवाने के लिए किया जाता है, जिसके अतिरिक्त वह इन स्थानों का प्रयोग घास के मैदान बनवाने, खेल के मैदान बनवाने, पार्क बनवाने, सार्वजनिक धर्मशाला, मंदिर व गुरुद्वारा इत्यादि को बनवाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को बनाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ या निष्क्रिय व स्वस्थ। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पर व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर व्यायाम की बात करें तो व्यायाम शरीर की मांसपेशियों को क्रियाशील बनाता है, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर शरीर पुष्ट, स्फूर्ति युक्त और सुंदर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल या अल्पकालीन। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तत्काल। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर विद्यमान अन्य व्यक्तियों द्वारा तुरंत कुछ आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता को ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को अधिक बिगड़ने से बचाना होता है। तो ये भी आप ध्यान से देखते चलेगा। तो हमारा आंसर है यहाँ पर तत्काल। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। यह है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, जल द्वारा आग को बुझाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, उसकी ओर जाते हुए कम्बल, कालीन या कोट यहाँ पर ले लेना, या आहत को नहीं लुढ़काना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्यों नहीं दौड़ाना चाहिए? क्योंकि इससे यहाँ पर आग बुझने की बजाय और फैलेगी। और हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के ऊपर कंबल डाल देना चाहिए ताकि आग तुरंत बुझ सके। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्यिकी आंकड़ों का करती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन में या इनमें से सभी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, यहाँ पर संकलन भी होगा, वर्गीकरण भी होगा, सारणीयन भी होगा। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रायोगिक या सर्वेक्षण। अपना आंसर आप यहाँ पर जल्दी से दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रायोगिक परियोजना में प्रायोगिक शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रायोगिक। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। खाली स्थान पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में ये हुआ है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा, चतुर्थ, 5वीं, 6ठी या 7वीं।
आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ट्राइसेम का उद्देश्य है कि स्थिति में सुधार लाना। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बेरोजगार व्यक्तियों, आदिवासियों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वालों या ग्रामीण युवकों के लिए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें ट्राइसेम का उद्देश्य है यहाँ पर सुधार लाना ग्रामीण युवकों की स्थिति में, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ग्रामीण युवकों के लिए। अगर हम यहाँ पर ट्राइसेम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसकी भी यहाँ पर फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलेगा। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाना कि वे स्वरोजगार होकर अर्थोपार्जन कर सके। तो इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है कि किस उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलेगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण के। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रदूषक कारक है वायु प्रदूषण के। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर हम बात करें वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक निश्चित अनुपात जीवन के लिए आवश्यक है। हम सांस के द्वारा जो हवा भीतर खींचते हैं वे हमारे फेफड़ों में जाती है और वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसे हमारे फेफड़े सोख लेते हैं और गतिविधियों के कारण रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है वह निकल जाती है। तो इसे भी आप यहाँ पर देखते ही चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा वायु प्रदूषण के। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार जो दृष्टि न्यूनता होनी चाहिए वो 20/20 यहाँ पर के बराबर या कम होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, शरीर यानी कि ऊर्जा देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें WBC RBC से बड़े रंगहीन और केंद्रकीय होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। WBC हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगाणुओं को मार देती है तथा शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करती है, जिनका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाना होता है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं स्नायु उत्तक, ऐच्छिक, पेशीय या उपकला। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए। बस आप ध्यान से क्लास को अंत तक देखते चले, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है और आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। आपको बताना है कि मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर से स्नायु उत्तक कहलाती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो एक प्रकार के उत्तक होते हैं जो शरीर की लंबी हड्डियों से जोड़ों तक रहते हैं। ये अस्थि मज्जा दो प्रकार के होते हैं, लाल मज्जा एवं पीला मज्जा। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स आदि लाल मज्जा से ही उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ श्वेत कण पीले मज्जा में भी उत्पन्न होते हैं। पीले मज्जा में ही वसीय उत्तक उपस्थित होते हैं जिन्हें स्नायु उत्तक भी कहा जाता है। ये वसीय उत्तक ही मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। तो इसे यहाँ पर व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC संख्या पाई जाती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए 6000 से 10,000, 5000 से 10,000, 3000 से 5000 या 7000 से 8000। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी है तो हमने ये क्वेश्चन आपको उसमें कराए हुए हैं, तो आप इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली क्लास में भी हमने आपको कराए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। 5000 से 10,000 इनकी संख्या होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट को WBC भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया कि WBC को क्या कहा जाता है। ये RBC से बड़े रंगहीन और केंद्रकीय होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। एक वयस्क मानव के शरीर में इनकी संख्या 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कणिका में WBC या ग्रेन्युलोसाइट और कणिका विहीन या ग्रेन्युलोसाइट WBC। तो ये दो प्रकार की होती है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को। हम आपसे काफ़ी दिनों से ये कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पर पेड कोर्स नहीं खरीद पाते उन बच्चों का भी यहाँ पर फायदा हो, इसलिए हम आपको यहाँ पर क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर करा रहे हैं। किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वे व्यक्ति नाटा रह जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर थायराइडोट्रोपिक हार्मोन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अगर हम बात करें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की, तो STH की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा व्यक्ति बौना या नाटा रह जाता है। STH हार्मोन शारीरिक वृद्धि श्वेत यानी कि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का यानी कि हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करती है। इसकी अधिकता से भीमकायत्व या एक्रोमीगली नामक विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें व्यक्ति की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। या थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि की यहाँ पर ग्रंथि की वृद्धि का स्रावण क्रिया को प्रेरित करता है। एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन की कमी से एड्रिनल ग्रंथियां विनष्ट हो जाती है। जबकि यहाँ पर दिया गया है, अगर हम बात करें यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव तथा अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर इनके कार्य भी यहाँ पर दिए गए, तो ये भी आप यहाँ पर देखते हुए चलेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। इस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए काइम, विली, रस या पेप्सिन। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आंशिक रूप से पचा भोजन काइम कहलाता है। और अमाशय में बना लुगदी के समान भोजन जो कि आंशिक रूप से पचा हुआ होता है तथा जिसमें पित्त रस एवं अग्नाशी रस मिला हुआ होता है, उसे काइम कहलाता है, यानी कि वह काइम कहलाता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा उत्तक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए एस्फिक्सिया, लकवा, बेरीबेरी या एनीमिया। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तथा उत्तक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को एस्फिक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एस्फिक्सिया। तो ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं 8, 10, 12 या 16। आपको यहाँ पर जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मनुष्य के यहाँ पर क्रेनियम में 8 हड्डियां पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती है ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे, यह तत्परता कहलाती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे पुट्टे, मसल टोन, अल्ना टोन या कोई भी नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो मसल टोन यहाँ पर कहलाती है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। पेशियों का शारीरिक क्रिया से तत्परता के लिए कसावट की स्थिति में रहना यह पेशीय टोन या मसल टोन कहलाता है। सामान्य स्थिति में पेशी खुद ही कुछ तनी होती है जिसे टोन कहा जाता है। इसी टोन के कारण पेशियां बिना थके एक सी स्थिति में रहती है। यह पूरी प्रक्रिया एक कार्य प्रणाली पर आधारित है जिसके द्वारा अलग अलग समूह के पेशी तंतु संकुचित और शिथिल होते हैं।
जो हर समूह को आराम और सक्रियता की अवधि प्रदान करती है। तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या लाइसोसोम। आपको बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग यहाँ पर कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ, या आत्महत्या की थैली भी आपको यहाँ पर दिखा जा सकता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग कहा जाता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। लाइसोसोम गोल या अनियमित आकार की रचनाएं होती है जिनका कार्य कोशिकाओं के अंदर पहुंचे खाद्य पदार्थों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करना। इनके फटने पर कोशिकाओं का स्वपाचन भी हो जाता है, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलेगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से सुनने की क्रियाओं को सही क्रम में लिखें। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनने की क्रिया यहाँ पर आपको सही क्रम में आपको लगानी है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें ध्यान से सुनने की, यहाँ पर क्रियाओं को सही क्रम में लगाने की, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रहण करेंगे। तो पहला तो हमारा यहाँ होगा यहाँ पर तीसरा, तो पहला यहाँ पर तीसरा। वैसे तो हमारा यहाँ पर समय भी यहाँ पर बच चुका है, तो यही ऑप्शन में हमारा पहले में यहाँ पर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरा हमारा यहाँ पर होगा समझना। अगर हम यहाँ पर बात करें तीसरा की, तो तीसरा हमारा यहाँ होगा यहाँ पर याद करना। तीसरे नंबर पर हमारा याद करना होगा। फिर चौथे नंबर पर हमारा प्रतिक्रिया होगा और पांचवें नंबर पर होगा हमारा मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन हमारा पांचवें पर होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यहाँ पर पांचवा और चौथा। तो पहले ऑप्शन में हमारे यहाँ पर आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कुइंग और बबलाना वाणी विकास की अवस्था है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्य अवस्था या अंतिम अवस्था। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये आपको बताना है किस अवस्था में यहाँ पर होगा, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मानव भाषा की विकास प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत यहाँ पर क्रंदन, रुदन, बबलाना, अनन्याय ध्वन्यात्मक प्रतिक्रिया करना या इनके सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करना आदि को शामिल किया जाता है। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में होती है। तो यहाँ पर हमारा अगर यहाँ पर उनकी बात करें, आयोग की बात करें, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी, मध्य अवस्था। लेकिन ये प्राथमिक अवस्था में होता है, तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही होगा। आयोग इसका ऑप्शन क्या उठाता है, ये तो आयोग के ऊपर यहाँ पर बात रहने वाली है। तो आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, असंयंत्र मूत्रता समस्याजनक होती है। यह ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है या बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, असंयत मूत्रता सामान्यतः बच्चों में होने वाला एक विकार है जिसमें बच्चा रात में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देता है। अक्सर यह समस्या 2 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है, परंतु अगर 3 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बच्चों में भी इस प्रकार की शिकायत बनी रहे तो इसे असंयत मूत्रता कहते हैं। असंयत मूत्रता बढ़ी हुई उत्तेजना, मानसिक तनाव, शरीर में खून की कमी तथा शारीरिक कमजोरी के कारण उत्पन्न होती है। तो सी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे जाति, भाषा, खेल या कोई भी नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जाति सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा। ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे बकरी, याक, भैंस या गाय। आपको अपना आंसर देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बकरी के दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बकरी का दूध। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। खाली स्थान रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय या अधिग्रहित।
आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। अधिक रहित रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिक रहिता किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। कोलेस्ट्रम यहाँ पर बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें खालिस्तान बहुतायत में होता है। विटामिन, प्रतिजीव, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अपना आंसर आप यहाँ पर जल्दी से दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रतिजीव यानी कि एंटीबॉडीज बहुतायत में होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कोलेस्ट्रॉल में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक होती है, जो शिशु को विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुओं विषाणुओं के संक्रमण से रोकता है तथा रोगों से रक्षा करता है। इसमें रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, अतः प्रसव के पश्चात माता के स्तन से निकलने वाले इस पीले पदार्थ को अवश्य ही शिशु को पिलाना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम या आयरन। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में आयरन की कमी होती है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अनुसंधान से पता चलता है कि यह एक विकार है जो विशिष्ट भूख की वजह से खनिज की कमी जैसे कई मामलों में देखा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, प्राइवेट बाल चिकित्सालय, घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताते चलना है। तो यहाँ पर शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए मुख्य रूप से जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की अलग से समुचित एवं उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे 2 माह, 3 माह, 4 माह या कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 2 माह तक के कोशिका विकास को भ्रूण या एम्ब्रियो कहा जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक या 2 चंद्रमास के बाद तक चलती है। इस अवस्था में निरंतर कोश यानी कि सेल विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है तथा शिशु मानव आकार ग्रहण करने लगता है। सर्वप्रथम सिर के भाग में महत्वपूर्ण विकास होते हैं, निम्न भाग में विकास बाद में होते हैं। इस अवस्था में डिंब प्रकार यानी कि 3 परतों में विभाजित होती है, जिसमें आपके बाहरी परत यानी कि एक्टोडर्म, मध्य सतह मीसोडर्म और आंतरिक सतह यानी कि एंडोडर्म। ये भी आप यहाँ पर देखते चलेगा क्योंकि ये 3 परतों से भी इनके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो डिंब की प्रमुख यहाँ पर 3 परतें भी पूछी जाती है, ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखे नहीं, आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखे तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सेंसरी मोटर अवस्था है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 0 से 2 महीने, 0 से 3 महीने, 0 से 1 साल या 0 से 2 साल। आपको बताना है कि सेंसरी मोटर अवस्था है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, बालक में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 0 से 2 साल। और जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इनकी अवस्थाओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। पहली जो इनकी अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। वहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये 7 से 12 वर्ष तक की होती है। वहीं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था ये 12 से 15 वर्ष तक की होती है। इनका यहाँ पर क्रम भी पूछा जाता है और कितने से कितने वर्ष तक की होती है ये भी पूछा जाता है। और ये 4 अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई है ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जीन पियाजे के द्वारा ये 4 अवस्थाएं दी गई है, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। मनोवैज्ञानिक
जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक्सन या पैवलोव। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें बाल विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत काफी महत्व रखता है, तो ऑप्शन ए के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। यह सिद्धांत स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा विकसित किया गया था। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास की व्याख्या किया। संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट करने के लिए जीन पियाजे ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसका विवेचन करने के लिए पहले सिद्धांत के कुछ प्रमुख विचार इन्होंने निम्नलिखित यहाँ पर दिए, जिसमें यहाँ पर दिया है इनके द्वारा निर्माण और खोज, कार्य क्रिया का अर्जन, सात्वीकरण करना, व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना, कर्मिक विकास अवस्थाएं भी इन्होंने यहाँ पर दी, जिसमें सेंसरी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल तल अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। इनके द्वारा 4 अवस्थाएं भी यहाँ पर दी गई है, ये भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? यहाँ पर नहीं दिया गया है तो इसे आप ध्यान से देखते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फ्रॉइड, वाटसन, लेजारस या कार्ल जुंग। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। फ्रॉइड द्वारा यहाँ पर दिया गया व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो इनका सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि यहाँ पर प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं तथा आगे चलकर उनका यहाँ पर आंतरिकरण करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये कथन है। ऑप्शन यहाँ पर देगा, रोस का, फ्रॉइड का, रूसो का या मन का। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये कथन यहाँ पर रूसो के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए और भी बच्चों को। खाली स्थान के अनुसार किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, स्टैनले हॉल, रोस, अरस्तु या होलॉक। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कही गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, स्टैनले हॉल के द्वारा किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कही गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, विद्यालय अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था या स्लोपी अवस्था। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को गैंग अवस्था भी कही है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसे प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। इसे संग्रह करने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति आदि विशेषताएं भी इसमें पाई जाती है, ये भी आप ध्यान से देखते चलेगा, और ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस काल में बालक अधिकांशतः बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या बुढ़ापा। आपको बताना है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है, तो वह अवस्था होती है शैशवा अवस्था, जिसमें बालक यहाँ पर अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है 2 गुना, 3 गुना, आधा या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें 4 माह की अवस्था में तो आमतौर पर बालक का वजन 2 गुना होता है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हमने यहाँ पर 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चनों का रिवीजन यहाँ पर करा दिया है। तो इसी प्रकार हम आपको यहाँ पर कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का भी रिवाइज यहाँ पर कराते चल रहे हैं, जिससे आपके समय की भी बचत यहाँ पर हो रही है और काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिविजन के लिए भी यहाँ पर हम दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन। आपको बताना है कि शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर आपसे यहाँ पर पूछा गया, ये आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का जो सर्वोत्तम स्तर है वह यहाँ पर मूल्यांकन, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है?
ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दिए। कन्वेंशनल स्तर, उत्तर कन्वेंशनल स्तर या पूर्व कन्वेंशनल स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो। कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास का प्रथम स्तर है वह यहाँ पर पूर्व कन्वेंशनल स्तर, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, रटने से, ज्ञान हस्तांतरण करने से या अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो किससे होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वे अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से होती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 44, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, सत्य, असत्य, संबंधित नहीं या विवादित है। आपको बताना है कि क्या कथन सत्य, असत्य या यहाँ पर संबंधित नहीं है या विवादित है, यह आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह कथन यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ते चलना है जिनमें नहीं होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा, मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, पठन या चलना। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द बोलना, चलना आदि बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण है, जबकि यहाँ पर पठन सार्वभौम परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, खाली स्थान समूह के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय या संरचनात्मक। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती है वह यहाँ पर औपचारिक समूह के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। खाली स्थान कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, प्रभावी, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद या समाकलनात्मक। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अपना आंसर आप यहाँ पर जल्दी से दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर सही होगा। शिक्षाप्रद कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, बच्चों के, बूढ़े लोगों के, मरीजों के या गर्भवती महिलाओं के। आपको बताना है कि यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए कार्य करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछी जाती है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की एक विशिष्ट शाखा है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछा गया कि किसकी शाखा है। तो यूएनओ की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। यह संस्था मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह संस्था बच्चों के विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है, और बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्षों के लिए काम करती है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिए। तो यूनिसेफ संस्था ये यहाँ पर बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी या यूनिसेफ। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, तो यहाँ पर जो तुरंत राहत काम करती है तो वह संस्था है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, भूस्खलन आदि के शिकार होते हैं उन्हें आवश्यक औषधियाँ, आवास, खाद्य सामग्री, जलापूर्ति उपकरण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा यहाँ पर नजर आया होगा, लेकिन आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोक,
चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्या, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए औपचारिक शिक्षा के, अनौपचारिक शिक्षा के, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के या उपरोक्त में से किसी के भी नहीं। ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्या, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना जो उद्देश्य होता है वे ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का होता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं मई 1972 से, मई 1974 से, मई 1976 से या मई 1985 से। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यक्रमों का जो विस्तार करते हुए वर्ष मई 1974 से विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण यहाँ पर कार्यक्रम लागू किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा, मई 1974 से। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कठपुतली है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य सामग्री या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर कठपुतली आपको बतानी है कि किस प्रकार का साधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कठपुतली यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री साधन है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। मेरिओनेट्स को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देखें, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। स्ट्रिंग कठपुतलियाँ, रोड या छड़ी कठपुतलियाँ, छाया कठपुतलियाँ या अंगुली कठपुतलियाँ। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मेरिओटेनस को और क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्ट्रिंग कठपुतलियाँ। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की नंबर 54। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच कड़ी को कहते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाले या प्रति पुष्टि। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहा जाता है माध्यम। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। खाली स्थान प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए विटामिन, खनिज, वसा या प्रोटीन। आपको यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्राकृतिक बहुलक की तो प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अगर हम प्रोटीन में शरीर में उपस्थित सभी तत्वों को एक महत्वपूर्ण तत्व, यानी कि प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है और प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अगर फ्रेंड्स आपको परिभाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में परिभाषाओं से संबंधित एक सेशन यहाँ पर ले रखा है। एक भी यहाँ पर क्वेश्चन आपका परिभाषाओं से संबंधित उस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। हमने आपको ये भी बता रखा है उस सेशन में कि कौन सी परिभाषा किसी यहाँ पर एग्जाम में पूछी गई, तो उस सेशन को आप जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको परिभाषा से संबंधित सभी क्वेश्चन वहाँ पर सही होने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर 56वां क्वेश्चन है। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। ये परिभाषा दी गई है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे ओपी धामा द्वारा, डगलस एस्मिंगर द्वारा या यहाँ पर श्री कृष्णामाचारी द्वारा या सूपे द्वारा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये परिभाषा यहाँ पर डगलस एस्मिंगर महोदय के द्वारा दी गई है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देखें सरल से जटिल, करके सीखना, मूर्त से अमूर्त या भाग से समग्र। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो गृह विज्ञान प्रसार का यहाँ पर मुख्य बिंदु करके सीखने को इंगित करता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, करके सीखना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था, तो इनमें से कहा जाता था घरेलू विज्ञान। तो शुरुआती चरण में इसे घरेलू विज्ञान कहा जाता था, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना है।
यह है ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए मोनोक्रोमेटिक, सदृश यानी कि एनालोगस, प्रकाश या पुनरावृत्ति। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सदृश या एनालोगस योजना है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं पुटीन अथवा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल या लाख। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें फर्नीचर आदि यानी कि अगर पुराना हो जाए तो उसके कुछ जोड़ खुल जाते हैं अथवा कुछ दरारें भी पड़ जाती है। फर्नीचर की इन दरारों को भरना आवश्यक होता है, इसके लिए पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पुटीन अथवा मोम। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। पुटीन भरने के उपरांत वार्निश कर देने से फर्नीचर में चमक आ जाती है। ये भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, मोरी बाना एक तरीका है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि मोरी बाना एक यहाँ पर तरीका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मोरी बाना एक जापानी पुष्प सज्जा शैली है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पुष्प सज्जा का। तो ये एक जापानी पुष्प सज्जा शैली है जिसका प्रारंभ लगभग 19वीं सदी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस सदी में हुआ था। और ये बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं। ये 10 से 15 फीट तक ऊंची होती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, नमूने यानी कि पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पहला यहाँ पर दिया है टक, चुन्नट, स्टाइल लाइन और नियंत्रित सीवन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये आपको बताते हुए चलना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले, क्योंकि हमारा दूसरा और यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, चुन्नट एवं नियंत्रित सीवन। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। ये कथन है। आपको यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कथन किसके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम बात करें अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध, तो ये यहाँ पर कथन है यहाँ पर स्टेला सुंदर राजा का। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैक्यूम क्लीनर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको यहाँ पर बताना है कि वैक्यूम क्लीनर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवहन के, चूषण के, संघनन के या वाष्पन के। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वैक्यूम क्लीनर चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्टर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्टर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया को रेट्रोफिटिंग यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 66, धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर दे जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में या उपरोक्त में से सभी में। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, सुई और धागा, पेन पेंसिल, पिन और सुई या पिन और धागा। आपको बताना है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले गिलवर्ड के द्वारा किया गया था। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान माप कर तख्ते पर बना लिया जाता है और पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में इस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहां पिन लगाई जाती है। तो यहाँ पर
डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पिन और धागा। और फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपको वही आंसर यहाँ पर बताते जाए जो आयोग के द्वारा यहाँ पर उठाए गए हैं। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका डाउट क्लियर कराने की हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे और हम आपके लिए काफ़ी प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? ये काफी बड़ा आपको कथन यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण कथन ये लगाते चलिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। महत्वपूर्ण कथन दिया गया है निकिल एवं डोर्सी के द्वारा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 1950, 1952, 1953 या 1955। आपको यहाँ पर भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए भारत में परिवार नियोजन 1952 में शुरू हुआ, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? ऑप्शन आपको यहाँ पर देख 10 सितंबर 1983, 1 जुलाई 1984, 4 अगस्त 1985 या 6 जनवरी 1987। आपको यहाँ पर बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ। अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण विधेयक की तो ये 6 जनवरी 1987 को लागू हुआ था, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके साथ किसी भी वस्तु की खरीदारी में कमी की गई है उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा या वार्षिक लेखा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। मासिक लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। मासिक कार्य के अंतर्गत पिछले महीने के खर्च की जांच करना, अगले महीने का बजट बनाना और बजट के अनुसार महीने भर का सामान खरीदना आदि है। तो इसी प्रकार हम सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। खाली स्थान आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे आत्मिक, धन, वास्तविक या गुणवत्ता। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आत्मिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए नियंत्रण, मूल्यांकन, संगणन या इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो प्रबंध प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर हम के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो योजना प्रबंध प्रक्रिया का यहाँ पर प्रथम चरण है। विभिन्न विद्वानों ने गृह व्यवस्था के 4 या 5 चरण बताए हैं, पर सार्वभौमिक रूप से अन्य 3 चरण है योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। यह तीनों चरण जो कि गृह व्यवस्था की 3 अवस्थाएं हैं, यह तीनों अवस्थाएं गृह व्यवस्था को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में जोड़ कर चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 चरण होते हैं जिसमें आपका यहाँ पर योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण और आयोजन। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें गृह व्यवस्था की, तो प्रबंध प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वह होता है आयोजन या नियोजन। यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं आयोजन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये सभी चरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। इसके सर्वाधिक निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ किया जाना है आदि पूर्ण निर्धारण ही आयोजना है। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये महत्वपूर्ण सोपान है गृह व्यवस्था प्रक्रिया का, तो डी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दे मध्यवर्ती लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य या अल्पकालीन लक्ष्य।
ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दीर्घकालीन लक्ष्य हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। आपको यहाँ पर पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम आपको बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन और आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना। आपको यहाँ पर कूट में ऑप्शन दिए गए, आपको यहाँ पर इन्हें अनुक्रम में लगाकर सही आंसर आपका यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर आएगा। तो बी आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पे ए का यहाँ पर बी होगा, तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पर बी है, वह यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन में। इस प्रकार आप यहाँ पर अपना यहाँ पर समय भी आप यहाँ पर बचा सकते हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरे नंबर पर होगा यहाँ पर प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर होने वाले हैं। और यहाँ पर डी हमारा तीसरे नंबर पर यहाँ पर आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, ये हमारा यहाँ पर थर्ड नंबर पर होने वाला है। और चौथे नंबर पर यहाँ प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बी, ए, डी और सी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तारपीन अथवा मिट्टी का तेल या ब्लीचिंग पाउडर। आपको यहाँ पर बताना है कि पेंट आदि का दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटे बनाकर परिधान या वस्त्र में किया जाता है, उसको कहा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे प्लीट्स, पफ, सीरिंग या रफूल। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटे बनाकर परिधान या वस्त्र में किया जाता है, उसको कहा जाता है प्लीट्स। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांथा कढ़ाई के लिए सही यहाँ पर क्रम व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ पर कांथा कढ़ाई को सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे कपड़ों का आकार एक समान करना, विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना, कई सीटों की एक सतह लेयर बनाना, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना, सतह का विभाजन करना। और इस प्रकार से आपका एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर तभी इनका आंसर आप यहाँ पर आसानी से दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर बताना है कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित आपको करना है। तो क्या यहाँ पर व्यवस्थित यहाँ पर क्रम होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले नंबर पे हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ए ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट में जो ऑप्शन दिए गए ए यहाँ पर पहले नंबर पे जो यहाँ पर होगा, तो ए यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में है, बी और डी में। तो ए यहाँ पर और सी ऑप्शन हमारा ऐसे यहाँ पर कट जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को हल करते हो तो इस प्रकार आपका समय की भी यहाँ पर बचत होती है और आसानी से आप अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कौन से ऑप्शन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में हमारा दूसरे नंबर पे यहाँ पर सी आया हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर थर्ड नंबर पे हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है और चौथे नंबर पे हमारा ई होने वाला है और पांचवें पे हमारा डी होने वाला है। तो पहले हमारा होगा यहाँ पर कपड़ों का आकार एक समान करना, दूसरा हमारा होगा कई सीटों की एक सतह लेयर बनाना, तीसरा हमारा होगा विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना और चौथा हमारा होगा सतह का विभाजन करना और पांचवा हमारा होगा नमूने और बाहरी लाइनों को भरना। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मदुरई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे घर चोला, लहरिया, चुनरी या सुनगड़ी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मदुरई यानी कि तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहा जाता है सुनगड़ी। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको सुमेलित यहाँ पर करना है कि कौन सी यहाँ पर कढ़ाई दी गई है और आपको यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है और कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो फुलकारी ये पंजाब से संबंधित है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि ये सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मुर्री लखनऊ की है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कसूती, तो ये कर्नाटक की है, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। कढ़ाई की बात करें
तो कर्नाटक और यहाँ पर लखनऊ दिया गया, तो कर्नाटक के उत्तर किनारे जिले या उत्तरी किनारा में प्रचलित तो इसका सूती कढ़ाई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। जो कांथा कढ़ाई है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। कांथा ये यहाँ पर हरियाणा से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर भी आपको छपाई का सही अनुक्रम आपको देना है। छपाई का सही यहाँ पर क्रम दीजिए। पहले यहाँ पर दिया गया सुखाना, दूसरा यहाँ पर दिया गया रंगाई पदार्थ को जड़ना, दूसरा यहाँ पर दिया गया धोना, तीसरा यहाँ पर दिया गया धोना और चौथा यहाँ पर दिया गया प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, पांचवा यहाँ पर दिया गया है कपड़े की तैयारी और छठा यहाँ पर आपको दिया है कपड़े की छटाई। आपको यहाँ पर सही अनुक्रम में इन्हें यहाँ पर लगाना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो पहले हमारा यहाँ पर होगा पांचवा, तो पहले नंबर पे हमारा पांचवा यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा यहाँ पर दो ऑप्शनों में है, पहले और दूसरे में, तो ऑप्शन हमारा सी और डी तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर कट जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम यहाँ पर बात करें फिर हमारा यहाँ पर होगा प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करना, तो यहाँ पर हमारा ये होगा यहाँ पर छठा ऑप्शन यहाँ पर हमारा यहाँ पर होगा दूसरे नंबर पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर पांचवा और छठा यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। फिर हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर होगा यहाँ पर कपड़े की छटाई करना, और फिर हमारा यहाँ पर होगा सुखाना, फिर होगा हमारा रंगाई पदार्थ को जड़ना, फिर हमारा लास्ट में होगा धोना। तो लास्ट में धोना यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन वैसे तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये यहाँ पर रंगाई पदार्थ को यहाँ पर जड़ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया, तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया, फिर यहाँ पर उसके बाद धोना यहाँ पर दिया गया, तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 83। धागे जो सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा ताना, बाना, कटा या उत्सुदा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें धागे जो सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें यहाँ पर ताना कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे स्पेंडेक्स, कांच युक्त, धातु युक्त या कार्बन युक्त। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए जो काम में आने वाला तंतु है वह है यहाँ पर स्पेंडेक्स। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम आज ही यहाँ पर क्लास में क्वेश्चन लेकर आए वे सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। बस आप धैर्य से क्लास को यहाँ पर अंत तक देखते ही चलिए। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी सीखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर काफ़ी दिनों से तैयारी में लगे हुए थे उनकी तैयारी यहाँ पर कैसी यहाँ पर हो रही है वे भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। बस आप धैर्य से क्लास को यहाँ पर अंत तक देखते रहिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे सूती, नायलॉन, टेरिलिन या डेक्रोन। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते ही चलना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर तौलिए का जो प्रमुख कार्य होता है वह है नमी को अवशोषित करना। इसका मजबूत होना आवश्यक है ताकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले घर्षण व दबाव को सहन कर सके, वे क्षतिग्रस्त न हो। सूती वस्त्र का तौलिया सबसे उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सूती। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86। यहाँ पर भी आपको कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम आपको यहाँ पर देना है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है तो यहाँ पर क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर इनका आंसर दे सकते हो। यहाँ पर आपसे कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम आपको यहाँ पर पूछा गया है। पहला आपको यहाँ पर दिया गया कंघी करना, खेती करना, खोलना एवं आपस में मिलाना, बिनौले निकालना और गांठ बांधना, कताई करना, यहाँ पर पूनी बनाना और धुनना। आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला यहाँ पर आएगा हमारा दूसरे नंबर का, यानी कि खेती करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों ही ऑप्शन में आपका दूसरा यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है। तो पहला होगा हमारा यहाँ पर दूसरा। फिर होगा हमारा बिनौले निकालना और गांठ बांधना। तो यहाँ पर हमारा चौथे नंबर का होगा यहाँ पर दूसरे नंबर पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथे नंबर का दूसरे नंबर पर यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कट जाता है। फिर होगा हमारा धुनना। तीसरे नंबर पे होगा हमारा खोलना एवं आपस में मिलाना। तो खोलना और आपस में यहाँ पर मिलाना तीसरे नंबर पे ये हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर 4, 3
और फिर हमारा यहाँ पर होगा धुनना, फिर होगा हमारा कंघी करना, फिर होगा हमारा पोनी बनाना और 5वें नंबर का कताई करना, ये हमारा सबसे लास्ट में यहाँ पर होगा। तो हमारा 5वें नंबर का यहाँ पर सी ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 87, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं एग मार्ग, ISI, FPO या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर जल्दी से अपना आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा चिन्ह होता है। अगर हम बात करें इन पर चिन्ह लगा होता है यहाँ पर ISI की यहाँ पर जो चिन्ह लगा होता है यहाँ पर इन पर, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा एग मार्ग का। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम एग मार्ग चिन्ह की बात करें तो ISI की स्थापना जो 1947 में की गई थी और FPO फल सब्जियों के बने पदार्थों पर स्तर निर्धारित करने वाली संस्था है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा FPO के बारे में पूछा जाता है तो फल और सब्जियों पर जो चिन्ह लगा होता है वो FPO चिन्ह लगा होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं एग मार्ग। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को यहाँ पर जो परीक्षण किया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर इसे जांचा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम एसीटेट। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है और इसका यहाँ पर उपयोग खाद्य संरक्षण में अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि ये कब शुरू किया गया था। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं 1962, 1970, 1980 या 1975। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारतवर्ष में 1970 में ये शुरू किया गया था। यहाँ पर आप बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाइए तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी यहाँ पर वीडियो स्लो लग रही है तो आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर भी यहाँ पर क्लास को देख सकते हैं, लेकिन आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने आज की क्लास स्किप कर दी और आप यहाँ पर आगे बढ़ गए तो आपके यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर छूटने वाला है। तो आपको क्लास को बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते चलना है। चाहो तो आप क्लास को स्पीड बढ़ाकर भी यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 91, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जब किसी व्यक्ति का यहाँ पर शारीरिक यहाँ पर भार सामान्य से 20% से अधिक होता है तो वह व्यक्ति मोटा कहा जाता है, तथा महिलाओं में जब शारीरिक भार सामान्य वजन से 30% से अधिक हो जाता है तो इसे उसके मोटापे की अवस्था का मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मॉडरेट ओबेसिटी। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नजर आता है। यह लक्षण किसका संकेत है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिए गए इन्फ्लुएंजा का, निमोनिया का या हुपी कप का या डिप्थीरिया का। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ये लक्षण है यहाँ पर डिप्थीरिया का। अगर हम डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है। यह भी बच्चों पर आक्रमण करता है, विशेषकर 2 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर यह रोग गला, श्वास नली या नाक किसी पर भी आक्रमण कर सकता है। लक्षण प्रारंभ में हल्का सा दर्द होता है, वह सूजन आ जाती है। टॉन्सिल तथा यहाँ पर कोमल तालु पर भूरी श्वेत झिल्ली पड़ जाती है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डिप्थीरिया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर
93। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.3 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापक्रम होता है वे यहाँ पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। उच्च ताप शरीर की वह स्थिति है जब शरीर का तापक्रम औसत शारीरिक तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। ज्वर स्वतः ही कोई रोग नहीं है, यह बीमारी का लक्षण मात्र है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी खाली स्थान की शिकायत है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है पेलाग्रा, एनीमिया, कम रक्तचाप या अति तनाव। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उच्च रक्तचाप यानी कि सामान्य से यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर दे 40 से 60 वर्ष के लोगों में जो होता है हृदय रोग तथा गुर्दे की बीमारी के कारण भी उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। मोटापा भी इस रोग का प्रमुख कारण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रुधिर दाब 120/80 मिलीमीटर Hg मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। इससे अधिक रक्तचाप को उच्च रक्तचाप कहते हैं। लक्षण छाती में दर्द, बेचैनी, सिर दर्द, हृदय धड़कन बहुत अधिक बढ़ जानी है। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका यहाँ पर अति तनाव की शिकायत है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 95, RDI संस्तुत आहारीय अंतर्ग्रहण यानी कि RDI इससे प्रभावित होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे कार्य स्थल, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक आकार या शारीरिक आकार। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो RDI इससे प्रभावित होता है पारिवारिक आकार। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 96, चावल और दालों को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उससे अधिक पौष्टिकता क्यों होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। दाल लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम है। चावल मिथ्योनिन प्रदान करता है जो दाल में कम है। चावल विटामिन सी प्रदान करता है जो दाल में कम है। यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया, ए और बी दोनों सही है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अपना आंसर आप यहाँ पर जल्दी से दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए या अस्थि निर्माण के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं के निर्माण में, गर्भवती महिला में होने वाले शारीरिक परिवर्तन तथा नए तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती स्त्री को 15 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस अवधि में दाल, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर तथा सोयाबीन आदि के सेवन से इस अतिरिक्त प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, कम रेशा युक्त, ज्यादा रेशा युक्त, प्रोटीन से भरपूर या वसा में भरपूर। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए कम रेशा युक्त। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गर्भावस्था के दौरान जो कुल प्रोटीन बनती है वह यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 900 ग्राम। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, पेरिकार्प, रेनिन, क्यूटिकल या एपिमाइसिन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आवरण किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का बाह्य आवरण जिसे छिलका भी कहते हैं, यह काफी दृढ़, कड़ा, अर्धपारदर्शक, सरंध्र एवं कठोर होता है। यह मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो, ये क्यूटिकल का बना होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, पाश्चुरीकृत दुग्ध
की क्षमता की जांच की जाती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दे कालीफॉर्म टेस्ट युक्त करके, आयोडीन टेस्ट युक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट युक्त करके या फॉस्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आप अपना आंसर यहाँ पर जल्दी से दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर पाश्चुरीकृत दुग्ध को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु जो इसका पाश्चुरीकृत करना आवश्यक होता है वो फॉस्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके पाश्चुरीकृत करना दुग्ध की क्षमता को जांचा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सभी जीवाणुओं, रोगाणु एवं कीटाणुओं का नाश हो जाता है। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 102, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 35%, 45%, 65% या 75%। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 65%। 65 से 70% तक मानव शरीर में जल की मात्रा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे ब्लीचिंग पाउडर द्वारा उबालकर, क्लोरीनीकरण या अवक्षेपण कर। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें घर पर जल शुद्ध करने की जो उपयुक्त विधि है वह है यहाँ पर उबालकर। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 104, जल की कठोरता का कारण है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना या जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको जल की कठोरता का कारण आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जल की कठोरता का जो कारण है डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आज की क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, तो आप क्लास को धीरे से अंत तक यहाँ पर देखते चलिए और इसका फायदा यहाँ पर उठाते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी या कार्बोहाइड्रेट। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मानव शरीर में यहाँ पर 65 से 70% तक की मात्रा यहाँ पर पानी की होती है, तो जो सर्वाधिक यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है तो वह पानी होता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 106, एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता है। आपको यहाँ पर दे 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 26 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो या ऊपर से कुछ नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक भारतीय महिला की जो प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता होती है वह है यहाँ पर 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। तो पहले ही ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, सूची फर्स्ट में दी गई पोषण अभाव रोगों को सूची सेकंड के लक्षणों के साथ मिलान करें। यहाँ पर सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलान करना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको दिया गया रिकेट्स, क्या ये डेलिरियम से यहाँ पर मिलान के यहाँ पर मैचिंग होगा या फ्लोरोसिस पैरास्थीसिया से मैच होगा, बेरी मोटल्ड दांत से यहाँ पर मैच होगा या पेलाग्रा या किससे यहाँ पर मैच होगा। काइफोसिस दिया गया है और पॉलीयूरिया यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर मैच करना है कौन सा किससे यहाँ पर मैच होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा रिकेट से ये यहाँ पर काइफोसिस से यहाँ पर मैच होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का यहाँ पर चौथा, तो ए का चौथा यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे यहाँ पर कट जाते हैं। वहीं फ्लोरोसिस ये मोटल्ड दांत से यहाँ पर मैच होगा, तो यहाँ पर ये हमारा बी का यहाँ पर थर्ड होगा। तो बी का आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड, ये भी यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। वहीं बेरी यहाँ पर पैरास्थीसिया से यहाँ पर मैच होगा। तो सी का यहाँ पर सेकंड, तो सी का यहाँ पर सेकंड यहाँ पर डी ऑप्शन में यहाँ पर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। और पेलाग्रा हमारा यहाँ पर डेलिरियम से यहाँ पर संबंधित है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलेगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। वसा अघुलनशील है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या क्लोराइड में। आपको यहाँ पर बताना है कि वसा अघुलनशील है। तो वसा अघुलनशील होती है पानी में। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर।
शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण या प्रोटीन। आपको बताना है कि यहाँ पर शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, जो आयोग के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन उठाया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि वसा। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है और शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वसा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन्स में या लैक्टोज में। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, तो किस में परिवर्तित हो जाता है ये आपको बताना है। तो वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। क्वेश्चन नंबर 111, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले क्रिक यानी कि एंजाइम का नाम है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए लाइपेज, रेनिन, टाइलिन या पेप्सिन। आपको यहाँ पर जल्दी से अपना आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम है लाइपे यानी कि टाइलिन। यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। मुख द्वारा भोजन के पाचन में लार का योगदान महत्वपूर्ण है और लार में विद्यमान खमीर यानी कि टाइलिन भोजन में पाए जाने वाले श्वेत सार के पाचन में भी योगदान देता है। इससे श्वेत सार के पाचन की क्रिया सुचारू रूप से यथाशीघ्र ही पूरी हो जाती है। यही कारण है कि वसा आदि पोषक तत्वों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शीघ्र होता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरी देगा। तो यहाँ पर पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी यहाँ पर किलो कैलोरी प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो इसका आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से यहाँ पर 9 किलो कैलोरी यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर होगा सी, 75 किलो कैलोरी। तो आप यहाँ पर इसे यहाँ पर 12 से 4 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका 48 यहाँ पर आंसर आने वाला है। फिर आपका 3 को यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 27 यहाँ पर आंसर आने वाला है। फिर आपको 48 और 27 का यहाँ पर प्लस करना है, फिर जब आपका आंसर यहाँ पर 75 किलो कैलोरी यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और यहाँ पर 1 ग्राम वसा से यहाँ पर कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तब आप अपना आंसर यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर दे पाओगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स या यहाँ पर विटामिन्स। आपको यहाँ पर अपना आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य भी पूछे जाते हैं, तो शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। वहीं ग्लूकोज यानी कि शर्करा तंत्रिका तंत्र का पोषण करता है। वहीं यह शरीर के ताप को स्थिर रखता है, यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, यह दहन में पायरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में भी सहायक है। तो इसके कार्य भी पूछे जाते हैं, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। निम्न में से मोटापे के कारण है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं ज्यादा खाना, कम खाना, कभी कम और कभी ज्यादा खाना या बिल्कुल न खाना। आपको यहाँ पर बताना है कि मोटापे का कारण क्या होगा। तो मोटापे का कारण यहाँ पर होता है ज्यादा खाना। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। अपोषणीय पदार्थ, जो पदार्थ यहाँ पर भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट या फर्मेंटेड फूड या फर्टिफाइड फूड। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते वे होते हैं फूड एडिटिव। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। नंबर 116, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे विलेय, विलायक, पारगम्यता या अर्ध पारगम्य। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है, तो वह जाना जाता है विलेय के रूप में। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर।
खाद्य पदार्थ जो सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 10 से 20%, 30 से 40%, 40 से 50% या 60 से 70%। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए 30 से 40% तक चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, 30 से 40%। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए लौह तत्व एवं जिंक, लौह तत्व एवं कैल्शियम, लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल या लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु जो आवश्यकता होती है वो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए या विटामिन बढ़ाने के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूध को जो पाश्चुरीकरण किया जाता है वह है यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना या शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देख तो 120 का हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। तो हमें 100 यहाँ पर इनमें से सभी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं 121 की ओर। खाली स्थान धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए सूत, रेशम, लिनन या ऊन। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ऊन के धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। छटाई एवं स्तर निर्धारण के बाद ऊन की सफाई एवं धुलाई की जाती है। ऊन के रेशों में पसीने, यहाँ पर चिकनाई, धूलकण एवं अन्य गंदगियां उपस्थित होती है जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। खाली स्थान चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दिल्ली, बम्बई, गोवा या लखनऊ। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें चिकनकारी की तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लखनऊ। यानी कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए सदा ही प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं नमक, नींबू का रस, गंध कामल या आलू। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नींबू का रस। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। भूनने तथा सेंकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में या वायु द्वारा पकाने की विधि में। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो भूनने तथा सेकने का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है सफ़ेद लो, नीली लो, पीली लो या नारंगी लो। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और हम चाहते हैं कि आप हमारी क्लासेज को लगातार देखें और इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।